हेलो छात्रों, आरपीएस पाउटा की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इतने दिन से आपके सामने नहीं आ पाया। इसका कारण था कि मेरी कुछ दिन से तबीयत खराब चल रही थी। अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और आपके सामने हूँ। तो हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं बायोलॉजी की जो शाखा होती है उसका फर्स्ट भाग, जिसे हम बोलते हैं कौन सा, बॉटनी, वो मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा। तथा दूसरा भाग, जैसे कि तुम्हें पता है कि जूलॉजी होता है, उसे मनीष जी सर कंटिन्यू आपके सामने कर रहे हैं। मैं बॉटनी आपके सामने पढ़ाऊंगा। और बॉटनी को, जैसे कि तुम्हें पता है कि हिंदी में वनस्पति शास्त्र के नाम से हम जानते हैं। अब बॉटनी में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो पहला चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे। पहला चैप्टर की बात की जाती है तो पहली यूनिट जो है वो आवर्तबीजी पादपों में जनन, आवर्तबीजी पादपों में जनन है। इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी आपका इसी नाम से है कि आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब इस पार्ट में सबसे पहले बात आती है तो वो होती है कि आवर्तबीजी पादप। जैसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, आवर्तबीजी पादप। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि बीजी पादप जो होते हैं, बीजी पादप, उनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। बीजी पादप की बात की जाती है तो इन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स। अब बीजी पादप की यदि हम बात करें तो वे पादप जिनके अंदर बीज का निर्माण होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बीजी पादप कहते हैं। अब बीजी पादप दो प्रकार के होते हैं, दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो नग्न बीजी, जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी। जिम्नोस्पर्म, इनको दूसरे नाम से और जानते हैं नग्न बीजी पादप। और दूसरा जो होता है उनको बोलते हैं आवर्त बीजी, जिनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। या अगर जो बात की जाती है आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी और नग्न बीजी, दो शब्द यहां पर मुख्य रूप से काम में लिए गए हैं। हम कहते हैं कि नग्न बीजी
और दूसरा होता है आवर्त बीजी। ऐसे पादप जिनमें बीज के ऊपर कोई भी शीड है, यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये कोई भी एक शीड है और इस शीड के ऊपर यदि आवरण पाया जाता है तो ये कौन से होंगे? आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म पादप। और वे पादप जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नग्न बीजी पादप कहते हैं। अब आवरण से मतलब मेरा कभी भी बीज के ऊपर वाले आवरण से नहीं है। बीज का ऊपर का आवरण जिसे हम आम भाषा के अंदर बीजावरण कहते हैं, जिसे टेस्टा कहते हैं, ये टेस्टा से नग्न बीजी और आवर्त बीजी पादपों का कोई भी मतलब नहीं है। अर्थात आवर्त बीजी और नग्न बीजी पादपों में मुख्य अंतर यह है कि वे पादप जिनमें बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। अब बीजों के ऊपर आवरण किसका होता है? तो आवर्त बीजी पादपों के अंदर मुख्य रूप से अंडाशय होता है और अंडाशय आगे चल करके फल भित्ति के रूप में कन्वर्ट होता है। अर्थात बीजों के चारों ओर फल भित्ति का आवरण पाया जाता है तो वो आवर्त बीजी पादप कहलाते हैं। और नग्न बीजी पादपों के अंदर अंडाशय नहीं पाया जाता है, वहां पर सीधा बीजांड बनता है और बीजांड बीज के अंदर परिवर्तित होता है। और बीजांड बीज के अंदर परिवर्तित होता है तो यहां पर आवरण बीजांड का नहीं होने के कारण इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नग्न बीजी पादप कहा जाता है। तो मेन अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्त बीजी पादप कौन से हैं और नग्न बीजी पादप कौन से हैं। अब आवर्त बीजी पादपों की यदि बात की जाती है तो इनको दूसरे नाम से और हम जानते हैं, इनको पुष्पी पादप भी कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादप इसलिए कहा जाता है कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर ही पुष्पों का निर्माण होता है, बाकी पादपों के अंदर पुष्पों का निर्माण नहीं होता है। तो आवर्त बीजी पादप की बात। अब आवर्त बीजी पादपों के अंदर मुख्य बात एक और आती है, तो वो यहां पर यदि हम बात करें तो एक शब्द और काम में लिया जाता है, वो है पीढ़ी एकांतरण। क्या कहा जाता है? पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण जो होता है ये पादपों का प्रमुख लक्षण होता है। पादपों के अंदर जीवन चक्र में दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बीजाणुद्भिद प्रावस्था जिसे स्पोरोफाइट और दूसरी होती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था। जिसे बोला जाता है गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट। बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है वो सूत्र गुणिता में गुणसूत्रों की संख्या में द्विगुणित होती है। अर्थात गुणसूत्र जो होते हैं वो द्विगुणित अवस्था के अंदर पाई जाते हैं, और युग्मकोद्भिद अवस्था जो पाई जाती है उसके अंदर सूत्र गुणिता अगुणित होती है। अर्थात यहां पर अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहां पर यदि बात की जाती है तो वो बात करेंगे पीढ़ी एकांतरण की। तो पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं? कि पादपों की जीवन चक्र अवस्था के अंदर बीजाणुद्भिद अवस्था तथा युग्मकोद्भिद अवस्था दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक एकांतर क्रम के अंदर आती हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के रूप में जानते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण की यहां पर यह बात होती है। तो अब पीढ़ी एकांतरण
आवर्त बीजी पादपों के अंदर बीजाणुद्भिद प्रावस्था जो पाई जाती है वो मुख्य प्रावस्था होती है, जबकि युग्मकोद्भिद जो प्रावस्था पाई जाती है वो अल्प अवधि की होती है, क्षणिक समय की मुख्य रूप से पाई जाती है, जो युग्मकों के रूप में पाई जाती है। अब यहां पर इस चैप्टर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो जनन किसे कहते हैं? जनन रिप्रोडक्शन। इस पृथ्वी पर जो भी जीव या सजीव, जीव या सजीव पाए जाते हैं, वो जीव या सजीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संततियां पैदा करते हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहे, इसलिए वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो हम जनन आवश्यक क्यों है, जनन है और क्यों है, तो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से तो जीव उनकी जाति का अस्तित्व इस पृथ्वी पर खत्म ना हो जाए, इसके लिए मुख्य रूप से जनन किया जाता है, और जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। अब जीवों में यदि बात की जाती है तो यहां पर पादप ये भी जनन करते हैं और जंतु ये भी जनन करते हैं, दोनों ही जनन करते हैं और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अब जनन जो होता है वो आवर्त बीजी पादपों के अंदर भी मुख्य रूप से पाया जाता है कि आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो आवर्त बीजी पादप भी अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं, और आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो जनन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का पाया जाता है। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं तो आवर्त बीजी पादपों में जनन जो है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। दो प्रकार का जनन यहां पर मुख्य रूप से पाया जाता है। एक प्रकार के जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है असंग जनन। जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। और दूसरा जो पाया जाता है वो होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम यहां पर बात करेंगे वो है, पहले करेंगे अलैंगिक जनन की और उसके बाद करेंगे लैंगिक जनन की। तो यहां पर यदि बात की जाती है तो पहले है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसे कि हमने कहा इसको एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? एपोमिक्सिस, असंग जनन। तो ऐसा जनन जिसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात इनके अंदर युग्मक संलयन, जिसे आमतौर पर शिनगेमी कहते हैं, वो क्रिया यहां पर मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। बिना युग्मक संलयन के नए पादपों का निर्माण होना अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन जो बात की जाती है, यहां पर युग्मकों का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इनमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया भी नहीं होती है।
अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो ही युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है और बिना युग्मक संलयन के नए पादपों का निर्माण होता है, तो उसे हम अलैंगिक जनन या असंग जनन या एपोमिक्सिस के रूप में जानते हैं। तो यह मुख्य रूप से यहां पर बात आती है। अब अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यहां पर यदि बात की जाती है तो अलैंगिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक प्रकार जो पाया जाता है वो हमने जैसे यहां पर बताया है कि अनिषेक बीजता। दूसरा पहला क्या होता है? अनिषेक बीजता। इसे एगेमोस्पर्मी कहा जाता है। यहां पर ए यहां होता है बिना मतलब विदाउट। गेमस होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और स्पर्मा होता है बीज, जिसे हम बोलते हैं सीड। बिना निषेचन बीज, इसका मतलब कि अनिषेक बीजता में बीज का निर्माण तो होता है, बीज तो बनता है, परंतु वो बीज बिना निषेचन के बनता है। बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। और ऐसे बीजों से जब नए पादप का निर्माण का होता है तो उसे हम किस रूप में जानते हैं? अनिषेक बीजता के रूप में जानते हैं। तो बात क्लियर? अनिषेक बीजता जिसे एगेमोस्पर्मी कहा जाता है। एगेमोस्पर्मी नाम से ही पता चल रहा है, ए मतलब बिना, विदाउट। गेमस निषेचन होता है और स्पर्मा क्या होता है? बीज यानी सीड होता है। तो बिना निषेचन बीज का निर्माण, और ऐसे बीजों से ही जब नए पादपों का निर्माण होता है तो वो किस में आता है? अलैंगिक जनन में आता है। और इस प्रकार के जनन को हम किस रूप में जानते हैं? अनिषेक बीजता के रूप में जानते हैं। अगली दूसरा जो आता है वो होता है कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। दूसरा क्या नाम दिया जाता है? कायिक जनन। तो कायिक जनन से मतलब क्या होता है कि पौधे के कायिक भाग, कौन से? पौधे के कायिक भाग। कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती। इन कायिक भागों से जब कभी भी प्रपत्र आदि, इन कायिक भागों से जब नए पादपों का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जनन को हम किस रूप में जानते हैं? कायिक जनन के रूप में जानते हैं। अब हम बात करेंगे कायिक जनन की। हाँ जी, तो कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया तुम्हें कि ऐसा जनन जो पादपों के कायिक भागों, जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होता है, तो उस जनन को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं? कायिक
प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब कायिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक प्राकृतिक जनन की यदि बात की जाती है तो पहला भाग कौन सा होता है? प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन वो कायिक जनन जो प्रकृति में स्वतः होता है, अर्थात पादप स्वतः ही क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं, और इस जनन में कायिक भाग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। कृत्रिम कायिक जनन ऐसा कायिक जनन जो मानव द्वारा कराया जाता है, अर्थात इस जनन के अंदर मानव का हस्तक्षेप होता है और कृत्रिम विधियों के माध्यम से जनन कराया जाता है। अब प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से पौधे के कायिक भाग, जैसे कि मैंने कहा था जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होता है। इस आधार पर प्राकृतिक कायिक जनन को मुख्य रूप से तीन भागों के अंदर बांटते हैं। पहला भाग जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन की यदि बात की जाती है तो तना द्वारा कायिक जनन। तना द्वारा कायिक जनन अर्थात जब जनन की क्रिया पौधे के तने के द्वारा होती है तो इस जनन को हम तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। अब तने के कुछ रूपांतरण पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से किसके अंदर? जनन की क्रिया में भाग लेते हैं और नए पादपों का निर्माण करते हैं। तो इस तने के रूपांतरणों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कंद। कंद बोलते हैं ट्यूबर, ट्यूबर कंद, और कंद का उदाहरण होता है आलू। जैसा कि तुमने देखा होगा कि आलू जो पाया जाता है वो जड़ ना होकर के किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। जड़ ना होकर के किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। और तने का रूपांतरण होने के कारण आलू में मुख्य रूप से यहां पर यदि हम बात करें तो ये आलू होता है, और आलू पर तुमने देखा होगा हल्की हल्की बिंदी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम आंखें बोलते हैं, और इन आंखों के अंदर कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अंकुरण कलिकाएं। और ये अंकुरण कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पौधे को क्या देती हैं? जन्म देती हैं। तो आलू के द्वारा देखा भी होगा घरों पर कि मुख्य रूप से नए पौधों का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा यहां पर बात की जाती है तो दूसरा होता है प्रकंद। प्रकंद राइजोम जिसे कहा जाता है, और प्रकंद का जो उदाहरण होता है उसमें है अदरक, अदरक, अरबी आदि मुख्य रूप से किसके उदाहरण आते हैं? प्रकंद के, राइजोम के। अदरक में भी मुख्य रूप से कलिकाएं पाई जाती हैं और ये कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करती हैं। अगला यदि बात की जाती है तो शल्ककंद। शल्ककंद के यदि हम उदाहरणों की बात करते हैं तो इसमें आती है प्याज, लहसुन। प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन जो होते हैं वो तने के रूपांतरण हैं और इनको हम क्या कहते हैं? शल्ककंद कहते हैं। अब ये मुख्य रूप से सभी की सभी आलू हो, अदरक हो, प्याज हो, लहसुन हो,
जो जमीन के अंदर मुख्य रूप से उगते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन ये जड़ ना होकर के तने के रूपांतरण होते हैं, जिनको हम कंद, प्रकंद, शल्क कंद के रूप में जानते हैं। इसके अलावा तने द्वारा कायिक जनन जो पाया जाता है वो दूब के अंदर भी पाया जाता है। दूब या घास जिसे कहा जाता है, इसके अंदर भी मुख्य रूप से कौन सा, तने के द्वारा कायिक जनन होता है। अब यदि बात की जाती है तो प्राकृतिक कायिक जनन का जो दूसरा भाग होता है वो होता है जड़ों द्वारा कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। यहां पर यदि बात की जाती है तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर नए पौधों का निर्माण किसके द्वारा होता है, जड़ों के माध्यम से होता है। अर्थात जड़ के अंदर कलिकाएं पाई जाती हैं और ये कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो कुछ पादप जो पाए जाते हैं जैसे नीम, चमेली, शीशम, ऐसे पादप हैं जिनके अंदर जड़ों के माध्यम से आसानी के साथ में नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इनके अलावा यदि बात की जाती है तो शकरकंद, शकरकंद जो पाया जाता है उस पर भी मुख्य रूप से कलिकाएं पाई जाती हैं और ये कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करती हैं। शकरकंद जो होता है वो जड़ का रूपांतरण होता है। और इसके अलावा यदि बात की जाती है तो मुख्य रूप से अन्य पादप और पाए जाते हैं। ये पादप होते हैं एस्पेरेगस, डहेलिया, अर्थात शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया आदि की जड़ों में भी अंकुरण कलिकाएं पाई जाती हैं और ये अंकुरण कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए पादपों को क्या देती हैं, जन्म देती हैं। तो ये तीसरा प्रकार जो है वो हमारा मुख्य रूप से कौन सा है, जड़ों द्वारा कायिक जनन। अगला जो तीसरा भाग होता है प्राकृतिक कायिक जनन का वो होता है पत्तियों द्वारा जनन। तीसरा भाग कौन सा है, पत्तियों द्वारा जनन। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कुछ पादपों की पत्तियां भी जनन में भाग लेती हैं। घरों के अंदर तुमने देखा भी होगा कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जनन की क्रिया के अंदर भाग लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण जो देखने को मिलता है वो मिलता है पत्थर चट्टा। जिसे हम बोलते हैं ब्रायोफिल्लम। पत्थरचटा, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम की यदि पत्ती जो होती है उस पत्ती, इस तरीके की ब्रायोफिल्लम की एक पत्ती होती है और इस पत्ती की जो किनारे, मार्जिन होते हैं, इन किनारों पर क्या पाई जाती हैं, अंकुरण कलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो किनारे होते हैं इन किनारों पर क्या पाई जाती हैं, अंकुरण कलिकाएं। और ये अंकुरण कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पौधों को क्या देती हैं, जन्म देती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये पत्ती जो होती है, ये पत्ती यहां से पृथक होकर के जमीन के अंदर आती है और जमीन के अंदर आकर के नए पादपों को जन्म देती है। अर्थात ये पत्ती जो पाई जाती है, ये पत्ती मात्र पादप से पृथक होकर
इस पत्ती की अंकुरण कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। दूसरा, इसके अंदर एक उदाहरण और होता है, वो होता है बिगोनिया। एक पादप और पाया जाता है, दूसरा पादप होता है बिगोनिया। बिगोनिया पादप यदि हम बात करें तो बिगोनिया पादप के यहां से यदि बात की जाती है तो ये बिगोनिया पादप है और इस बिगोनिया पादप की पत्ती है। अब इस बिगोनिया पादप की पत्ती के एक तो पर्णवृंत, ये वाला क्या होता है, पर्णवृंत, पर्णवृंत और पर्णशिराएं। पर्णशिराएं जो पत्ती की शिराएं पाई जाती हैं, ये वाली जो शिराएं होती हैं, ये तो ये शिराएं होती हैं। इन शिराओं पर मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, अंकुरण कलिकाएं पाई जाती हैं। और ये अंकुरण कलिकाएं जो होती हैं अंकुरित होकर के नए पादपों का जन्म देती हैं, नए पादपों को जन्म देती हैं। तो इस तरीके से जो हम कायिक जनन की बात कर रहे हैं, कायिक जनन में भी हमने मुख्य रूप से पहला प्रकार पढ़ा था प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर हमने कहा कि ऐसा जनन जो प्रकृति में स्वयं अपने आप होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो मुख्य रूप से 3 पादप भागों से होता है, 3 भागों के अंदर बटा हुआ होता है, तना द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा। अब नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, कृत्रिम कायिक जनन। और कृत्रिम कायिक जनन को हम अगले चैप्टर के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।